ओके जी, आज हम करने जा रहे हैं बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। अगर हम बेसिक ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो बेसिक ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अकाउंटिंग होता क्या है। अकाउंटिंग की बात करें बच्चे, अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग एक आर्ट है। किस चीज की आर्ट है? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड interpreting the result thereof। यानी कि ये आर्ट है जिसके अंदर हम क्या करेंगे? हम करेंगे जी रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, देन जो भी चीज है उसको एनालाइज करके इंटरप्रेट कर देंगे एक रिजल्ट। अब मुद्दे की बात ये आती है कि जी किस चीज की रिकॉर्डिंग करनी है, किस चीज की क्लासिफिकेशन करनी है, किस चीज की समराइजिंग करनी है और किस चीज को एनालाइज करना है। तो वो सारी की सारी चीजें होंगी ऑफ फाइनेंशियल नेचर ट्रांजैक्शंस। अब ये फाइनेंशियल नेचर क्या होता है? मनी रिलेटेड। ठीक है जी, वो ट्रांजैक्शंस विच आर रिलेटेड टू मनी। जब मैं मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की अपने बिजनेस में रिकॉर्डिंग करूंगा, क्लासिफाइंग करूंगा, उनको फिर समराइज करूंगा और एनालाइज करके एक रिजल्ट इंटरप्रेट करूंगा, तो उस चीज को बोला जाता है अकाउंटिंग। रिकॉर्डिंग के अंदर क्या क्या चीजें होंगी जी? तो रिकॉर्डिंग के अंदर आपकी होती है अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल। ओके, और ये जो बेसिक ऑफ अकाउंटिंग हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, इसके अंदर मैं आपको जर्नल से रिलेटेड ही सब कुछ पढ़ाऊंगा। अकाउंटिंग के अंदर क्या चीजें होती हैं, क्या नहीं होती हैं, वो सारी की सारी चीजें, और जर्नल किस तरीके से करी जाती है। हमारा मेन पर्पस आज की क्लास का वही होगा। अगर आप आज की क्लास अच्छे से ले लेते हैं तो आपको आधी जर्नल करने में मदद मिल जाएगी। तो हम उसी जर्नल वाले पर्पस को ही आगे बढ़ाते रहेंगे। रिकॉर्डिंग के अंदर हम अकाउंटिंग इक्वेशन या जर्नल करते हैं। आफ्टर दैट क्लासिफाइंग में हम क्या करते हैं? वो जो हमने जर्नल कर ली है उसके बाद उसमें क्या करेंगे? जो जो हमारे अकाउंट्स हैं अब उन सब के अंदर अपनी ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई कर देंगे। लाइक सेल की ट्रांजैक्शन सेल अकाउंट में चली गई, परचेज की परचेज अकाउंट में चली गई, एक्सपेंसेस की एक्सपेंसेस के अकाउंट में चली गई। इस तरीके से मैंने क्लासिफाई कर दिया। आफ्टर दैट मेरे को क्या करनी होती है? समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या है कि जी मैं एक समरी बना रहा हूँ कि भाई बिजनेस के अंदर हुआ क्या है। अगर एक दिन की समरी बना रहे हैं, भाई आज टोटल इतनी सेल हो गई, तो एक सेल का टोटल अमाउंट मैंने पता लगा लिया। टोटल इतनी परचेज हो गई, परचेज का टोटल अमाउंट पता लगा लिया। इस तरीके से मैंने क्या कर ली? समरी बना ली, जिसके अंदर आपकी चीज आती है ट्रायल बैलेंस। क्लासिफाइंग के अंदर क्या आती है आपकी? लेजर, कैश बुक। समराइजिंग के अंदर आता है ट्रायल बैलेंस। उसके बाद मैं उसको एनालाइज करूंगा और एक रिजल्ट इंटरप्रेट करूंगा, जिसके अंदर आपका आता है फाइनल अकाउंट, जिसमें आप ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते हैं। होपफुली ये चीज आप सबको क्लियर होगी। अब जो इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हमारी जो अकाउंटिंग है उस अकाउंटिंग के अंदर बेटा, जैसे एक अर्थ के ऊपर लाइफ क्यों पॉसिबल है? क्योंकि कुछ एलिमेंट्स है जो सिर्फ अर्थ के ऊपर मिलते हैं। वैसे ही अकाउंटिंग पॉसिबल तब है जब आपको इसके एलिमेंट्स का ट्रीटमेंट पता हो। अगर आपको इसके एलिमेंट्स के बारे में पता है, आप अकाउंटिंग कर सकते हो बहुत अच्छे से। अगर आपको इन एलिमेंट्स की में से किसी एक एलिमेंट के बारे में भी अगर नहीं पता ना, तो आप फंसोगे ही फंसोगे। तो वो एलिमेंट क्या है, आइए जानते हैं। बच्चे, जो हमारे एलिमेंट है इसमें सबसे पहला एलिमेंट जो आता है, दैट एलिमेंट इज एसेट्स। नेक्स्ट एलिमेंट जो हमारा आता है, दैट एलिमेंट इज लाइबिलिटीज।
नेक्स्ट इज कैपिटल, आफ्टर दैट एक्सपेंसेस एंड इनकम। ओके जी, टोटल ये 5 एलिमेंट होते हैं हमारी अकाउंटिंग के अंदर, और इन 5 एलिमेंट के ऊपर पूरी अकाउंटेंसी डिपेंड है, या मैं कहूँ पूरी अकाउंटेंसी चलती इन 5 एलिमेंट के ऊपर है। अगर आपने इन 5 एलिमेंट का ट्रीटमेंट समझ लिया, दैट्स इट, ऑलमोस्ट 60 to 70% अकाउंटिंग तो आपकी वहीं की वहीं खत्म हो गई। जिस वजह से मैंने आपको कहा था कि आज की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है जर्नल के पर्पज से। आज मैं आपको इन पांचों के बारे में बताने वाला हूं, और आज आप अगर इन पांचों के बारे में समझ जाएंगे तो आधी जर्नल वैसे ही खत्म हो जाएगी। ओके जी, तो स्टार्ट करेंगे एसेट से, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे एक्सपेंसेस, लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल, इन सब की तरफ। ओके जी, तो आइए जानते हैं एसेट्स क्या होते हैं। बेटा मैं आप लोगों को बिल्कुल उस लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा कि आपको चीजें समझ आए। रटने के लिए तो किताब भी थी आपके पास, और मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट पिछले 7-8 महीने से आप लोग रटने की कोशिश कर ही रहे हो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो रटा नहीं गया, तभी देख रहे हो। एसेट्स क्या होते हैं बेटा? कोई भी ऐसी चीज जो मेरे बिजनेस के लिए बेनिफिशियल है या मेरे बिजनेस को बेनिफिट्स प्रोवाइड करने वाली है, उस चीज को मैं क्या कहूंगा? एसेट। अब वो बेनिफिशियल है, बेनिफिट्स प्रोवाइड करने वाली है जो भी फ्यूचर है उसके अंदर, ठीक है जी, या अभी भी करंटली, तो वो सारी की सारी चीज मेरे लिए क्या हो जाएंगी? एसेट्स। लाइक मैं कहता हूं आपके बिजनेस के पास कैश है। बेटा इससे बड़ा कोई एसेट हो सकता है कि आपके बिजनेस के पास कैश है? आप जो चाहो वो कर सकता है आपका बिजनेस, उसे सोचना नहीं पड़ेगा, उसे जिस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, हर एक चीज कर सकता है, ठीक है जी। तो ये एक एसेट है क्योंकि बेनिफिशियल है आपके बिजनेस के लिए। आपके बिजनेस के बैंक अकाउंट के अंदर पैसा है, अगेन बेनिफिशियल है, आपको कोई पेमेंट करनी है आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप जब चाहो तब पेमेंट कर सकते हो, ठीक है जी। आप और भी कुछ नहीं तो उसको बैंक से निकाल करके आपके हाथ में कैश आ जाएगा, जो कैश ऑलरेडी एक एसेट है। इसके बाद अगर हम बात करें, आपके बिजनेस के पास एक बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग को आप अपने बिजनेस को चलाने के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है जी, नहीं तो आप अपने एम्प्लॉयज के रहने के लिए उसको यूज कर सकते हो, उस बिल्डिंग को आप रेंट पर दे सकते हो, कोई भी पर्पज हो, वो बिल्डिंग आपके बिजनेस को फायदा ही देगी, नुकसान तो नहीं दे रही। दैट्स वाई वो क्या है? एक एसेट है। आपके बिजनेस के पास फर्नीचर है, बेटा अगेन ये भी एक एसेट है। कैसे एसेट है? मैं कहता हूँ मेरे बिजनेस के अंदर कोई क्लाइंट आया जिससे मुझे डील करनी है, बेटा वो क्लाइंट आया, मैंने कहा आइए सर बैठिए, और बैठने के लिए क्या है मेरे पास? नीचे एक दरी बिछी हुई है। बेटा वो क्लाइंट अगली बार आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा जी। क्यों नहीं आएगा? भाई हर किसी का एक स्टैंडर्ड है। आज के टाइम पर नीचे जमीन पर आप मीटिंग करने जा रहे हो, नीचे जमीन पर दरी पर बैठ करके तो नहीं करोगे, है ना? तो आपके ऑफिस के अंदर अगर फर्नीचर होगा अच्छा खासा, तो वो फर्नीचर आपको मदद कर रहा है आपके क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने में कहीं ना कहीं, ठीक है जी, या फिर मैं कहूँ आपके बिजनेस की एक रैपो को बढ़ाने के अंदर मदद कर रहा है, तो इसीलिए वो क्या है? एक एसेट है, ठीक है जी। आपके बिजनेस के पास एक मशीनरी है, अगेन ये भी एक एसेट है। उस मशीनरी की वजह से ही तो आप प्रोडक्शन कर पाओगे, तो आपको बेनिफिट दे रही है वो मशीनरी, दैट्स वाई वो क्या है? आपके लिए एक एसेट है, ठीक है जी। इसके अलावा बच्चे कुछ और टर्म्स आती हैं जो टर्म्स काफी ज्यादा आपकी यूजफुल होंगी, जिसमें अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली टर्म आती है हमारे पास डेटर, ठीक है जी। डेटर्स जो होते हैं काफी ज्यादा ना, मतलब इंपॉर्टेंट टर्म है आपके अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। रीजन बीइंग ये आपको हर जगह मिलेगा, इधर इट्स इन 11th 12th ग्रेजुएशन, आगे आप जाओगे अपने बिजनेस के अंदर कहीं पर अकाउंटिंग अकाउंटेंट हो गए, आप कहीं पर भी हो गए, डेटर्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और इनके ऊपर सबसे ज्यादा एडजस्टमेंट्स भी मिलती हैं आपको, यानी कि इनके ऊपर बहुत सारे ट्रीटमेंट्स भी मिलेंगे, तो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। इसको अभी जानेंगे थोड़ी सी देर में, इसी वजह से मैंने अंडरलाइन कर दिया है। डेटर्स के साथ साथ एक और टर्म होती है, दैट टर्म इज प्रीपेड एक्सपेंस।
ये टर्म भी एक एसेट होती है। क्यों होती है ये एसेट, इसको भी जानेंगे अभी थोड़ी सी देर में। आफ्टरवर्ड प्रीपेड एक्सपेंस के बाद बच्चे जो हमारे पास टर्म आती है, दैट टर्म इज अक्रूड इनकम। ये तीन चीजें मैंने अंडरलाइन करी है, इन तीनों के बारे में अभी थोड़ी सी देर में जानेंगे। होपफुली आपको एसेट समझ आ गए होंगे कि भैया किस चीज को मैं एसेट कहूंगा। कोई भी ऐसी चीज जो मेरे बिजनेस को बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगी उसे मैं क्या कह दूंगा, एसेट मान सकता हूं अपने बिजनेस के लिए। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट टर्म पर आते हैं। हमारी नेक्स्ट टर्म इज लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या होती है? तो लाइबिलिटीज की अगर हम बात करें बच्चे, तो लाइबिलिटीज क्या होती है? कोई भी ऑब्लिगेशन, कोई भी ऑब्लिगेशन टू पे। अगर हमारे बिजनेस के ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन टू पे है, यानी कि हमारे बिजनेस के ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन है कि भाई हमें कुछ पैसा देना है बाहर किसी को, ठीक है जी, तो वो क्या होएगी आप लोगों के लिए? एक लाइबिलिटी होगी। ये बात क्लियर? जैसे कि बैंक लोन, भाई हमारे बिजनेस ने बैंक से लोन ले रखा है, तो एक लाइबिलिटी टू पे है, वो पैसा मुझे बैंक को वापस करना है, तो एक ऑब्लिगेशन है, इसी वजह से एक लाइबिलिटी बन जाएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, लोन फ्रॉम रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, भाई हमने कोई लोन ले रखा है किसी रिलेटिव से या फ्रेंड से, तो वो भी क्या हो गया, हमें रीपे तो करना ही है, तो हमारे बिजनेस के ऊपर एक ऑब्लिगेशन रहेगी। कहीं ना कहीं मैं कहूँ तो एक ना आपके बिजनेस को टेंशन रहेगी, भाई यार उसका पैसा देना, यार मेरे को ना उनका पैसा रिटर्न करना, तो ये एक लाइबिलिटी होती है। ठीक है जी। इसके अलावा कुछ लाइबिलिटीज जो हैं, ऊपर हमने तीन टर्म अंडरलाइन करी है, कुछ ना उनसे मिलती जुलती होती हैं। पहली जो है डेटर से ही लिंक्ड होकर के आई है, दैट इज क्रेडिटर्स। अगेन मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, जब ये तीन समझेंगे तभी इसको समझ लेंगे। आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एक और टर्म आती है, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कीजिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? अगर बच्चे हम बात करें तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कुछ कुछ प्रीपेड एक्सपेंसेस से लिंक होकर के आएंगे, या फिर मैं कहूं तो जब मैं इसका मतलब समझाऊंगा तभी इसका मतलब हम लोग समझेंगे। तो लाइबिलिटीज कुछ इस तरीके से मेरे हिसाब से आपको समझ आ गई होगी कि भाई कोई भी ऑब्लिगेशन जो मेरे बिजनेस के ऊपर है कि मुझे ये अमाउंट पे करना है, तो उस चीज को क्या बोल दिया जाता है? लाइबिलिटीज। ओके जी। द नेक्स्ट थिंग इज कैपिटल। बच्चे कैपिटल क्या होता है? कैपिटल क्या चीज होती है जी? कैपिटल होता है वो अमाउंट जो हमारे बिजनेस के ऑनर ने, या फिर मैं कहूँ प्रोप्राइटर ने, अगर हम एक अकाउंटिंग टर्म में कहें, प्रोप्राइटर ने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगाया होता है, उस पैसे को बोलते हैं कैपिटल। ठीक है जी। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर टू स्टार्ट और रन अ बिजनेस। ठीक है जी। अब जो हमारी कैपिटल होती है वो क्या हो गया जी? कोई भी पैसा जो हमारे प्रोप्राइटर ने अपने बिजनेस को चलाने के लिए या स्टार्ट करने के लिए लगाया। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं हूँ प्रोप्राइटर, मैंने पैसा लगाया, तो कहीं ना कहीं उस पर उसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं? अगर मेरे को कोई प्रॉफिट होगा तो वो मेरा होगा या नहीं होगा? मतलब कि बिजनेस को कोई प्रॉफिट होगा तो वो किसको मिलेगा? बिजनेस के ऑनर को। तो वो प्रॉफिट कैपिटल में प्लस हो जाता है। उसी तरीके से अगर बिजनेस को कोई लॉस होगा तो वो लॉस कैपिटल से माइनस हो। इसके अलावा ना कई बार हमारा जो प्रोप्राइटर होता है वो घर से कुछ एडिशनल पैसा भी लेकर आता है, यानी बिजनेस के चलते चलते,
उस पैसे को बोला जाता है एडिशनल कैपिटल. इन शॉर्ट, एडिशनल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर टू रन अ बिजनेस. अब अगर वो घर से एडिशनल पैसा लेकर आ सकता है बिजनेस चलते चलते, तो उसी तरीके से वो घर पैसा लेकर भी जा सकता है, जिस चीज को क्या बोला जाता है, ड्रॉइंग्स, यानी कि विड्रॉवल ऑफ कैपिटल. ठीक है जी. तो कैपिटल के अंदर ये चार चीजें आती हैं, प्रॉफिट, लॉस, एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग्स. तो मेजरली एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल मैंने आप लोगों को समझा दिए, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. हमेशा अगर आपको इन तीनों के बारे में पता है, अगर आप चीजों को पहचान सकते हो कि भाई ये एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, इनकम है या एक्सपेंस है, तो आप फिर आधी अकाउंटेंसी बिना पढ़े भी कर सकते हो. इन शॉर्ट, बिना पढ़े मतलब कि आपको अगर ढंग से रूल नहीं पता है तो भी आप उसको एफर्ट मार करके सॉल्व कर सकते हो. ओके जी. इनकम और एक्सपेंस के अंदर क्या चीज आई, कोई भी ऐसी चीज जो मेरे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, यानी कि अगर मैं कोई पेमेंट कर रहा हूँ, कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से मेरे पास से पैसा जा रहा है, तो वो एक एक्सपेंस है. और कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से मेरे पास पैसा आ रहा है, तो दैट इज इनकम. लाइक रेंट मैं पे कर रहा हूँ, इट इज अ एक्सपेंस. रेंट मेरा बिजनेस रिसीव कर रहा है, इट इज इनकम. मैं सैलरी पे कर रहा हूँ, एक्सपेंस है. ठीक है जी. मैं कमीशन पे कर रहा हूँ, एक्सपेंस है. कमीशन रिसीव कर रहा है मेरा बिजनेस, इनकम है. तो ये होती है आपकी इनकम, एक्सपेंस. तो आज हम लोगों ने क्या चीजें पढ़ी है, आज हम लोगों ने ये पढ़ा कि अकाउंटिंग क्या होती है जी. अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट पेयर ऑफ द फाइनेंशियल नेचर ट्रांजैक्शंस. उसके बाद अकाउंटिंग के अंदर मेन 5 एलिमेंट होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, एक्सपेंस. एसेट्स क्या होते हैं जी, एसेट्स होते हैं कोई भी ऐसी चीज जो मेरे बिजनेस के लिए बेनिफिशियल हो या मेरे बिजनेस को बेनिफिट्स प्रोवाइड करे लॉन्ग टर्म में, लंबे समय तक. ठीक है जी. लाइबिलिटीज क्या होती है, ऑब्लिगेशन टू पे, जो मेरे बिजनेस को बाहर पैसा देना है. और कैपिटल क्या होती है, वो पैसा जो मेरे बिजनेस के ऑनर ने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करा है उस बिजनेस को चलाने के लिए. यहाँ तक होपफुली सबको क्लियर होगा. अब हमारी जो चीजें रह जाती हैं वो क्या रह जाती है, ये 5 आइटम्स जो हमने अंडरलाइन करी थी, डेटर, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. तो आइए जी जानते हैं डेटर्स के बारे में कि डेटर्स क्या होते हैं. ओके जी. बेसिकली डेटर क्या होते हैं बच्चे, डेटर होते हैं वो लोग जिनको हमने उधार सामान बेचा होता है और अब हमें उनसे पैसे लेने हैं. ठीक है जी. नॉर्मली बच्चा जो गलती करता है, कई बार वाइवा में पूछा था बेटा डेटर्स क्या होता है, तो हम लोग कह देते हैं जिनसे हमें पैसे लेने हैं. बेटा जिनसे पैसे लेने हैं जरूरी नहीं है वो डेटर हो, क्योंकि पैसे लेने का मतलब तो ये है कि आप, हो सकता है आपने उस बंदे को उधार पैसा दिया हो. ठीक है, हो सकता है आपने उसको लोन दे रखा हो, तो वो डेटर के अंदर नहीं आएंगे. डेटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो लोग आते हैं जिनको मैंने उधार सामान बेचा है और अब मुझे उनसे पैसे लेने हैं. ठीक है जी. जिसके लिए एक वर्ड यूज होता है ओ. लेकिन हम इसको एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में समझेंगे जिससे कि हमें चीजें याद रहे, समझ में आ जाए. ठीक है जी. तो वो लोग जिनको उधार सामान बेचा है और अभी पैसे लेना बाकी है. भाई अगर मुझे किसी से पैसे लेने हैं, ठीक है जी, दैट मीन्स वो मेरे लिए तो फायदे की बात है ना. तो इसीलिए डेटर क्या हो गए, हमारे एसेट बन गए. नेक्स्ट मैंने कहा था क्रेडिटर्स जो हैं वो डेटर से ही लिंक होकर के आते हैं, तो आइए क्रेडिटर्स के बारे में भी जान लेते हैं. क्रेडिटर्स कौन होते हैं बच्चे, क्रेडिटर्स होते हैं वो लोग जिनसे मैंने उधार सामान खरीदा है और अब मुझे उसको पैसे देने हैं. तो वो लोग जिनसे उधार सामान खरीदा है और अब पैसे देना बाकी है.
भाई अगर मेरे को किसी के पैसे देने हैं तो मेरे ऊपर आ गई एक ऑब्लिगेशन, और जहां पर आपको वर्ड मिल जाए ऑब्लिगेशन तो आपने समझ लेना है कि ये मेरे बिजनेस की एक लाइबिलिटी है। तो होपफुली ये चीज क्लियर होगी आप लोगों को। इसके बाद आ जाते हैं जी प्रीपेड एक्सपेंसेस के ऊपर। और मैंने कहा था प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी आपस में इत्तेफाक रखते हैं जैसे डेटर और क्रेडिटर रखते थे। तो आइए उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं इन्हीं के साथ। ओके जी बच्चे, आप लोगों को पता है सिम कार्ड कितने टाइप के होते हैं? आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर एयरटेल जियो वोडाफोन। बेटा वो सिम्स की, वो आपकी टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी है। सिम कार्ड जो होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रीपेड कनेक्शन और एक होता है पोस्टपेड कनेक्शन। और दोनों में फर्क क्या होता है? दोनों में फर्क ये होता है कि प्रीपेड के अंदर क्या होता है, आपको पहले रिचार्ज कराना पड़ेगा, फिर आप खर्चा कर सकते हो। पोस्टपेड में क्या होता है, आप पहले खर्चा करते हो उसके बाद आप पेमेंट करते हो। ठीक है जी। तो एक बात बताओ, आपने खर्चा कर लिया और अब पेमेंट करने की बारी आई तो एक टेंशन आएगी या नहीं आएगी? अबे यार खर्चा हो गया, अब बिल आ चुका है घर पे, अब दिक्कत है। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि भाई आपको ना एक प्रीपेड पोस्टपेड सिम मिल गई। ठीक है जी, मतलब घर वालों ने एक पोस्टपेड कनेक्शन दिला दिया। अब क्या हुआ, आपने अपने किसी फ्रेंड से खूब पूरी पूरी रात बात करी और जी महीना बीत गया, जब बिल आया तो बिल काफी ज्यादा आ गया। तो अब तो टेंशन ही टेंशन है। पापा ने सीधा पूछना है, बेटा हाँ किससे बात करी थी इतनी? तो जी क्या है, टेंशन वर्ड है, और मैंने कहा था टेंशन वर्ड है तो वो किससे लिंक्ड हो जाएगा? लाइबिलिटी से लिंक हो जाएगा। लेकिन मुद्दा ये है सर, पोस्टपेड तो इन दोनों टर्म में कहीं आ ही नहीं रहा। अगर प्रीपेड यहाँ आ रहा है तो पोस्टपेड इससे लिंक हो रहा है। पोस्टपेड में क्या चीज हो रही है कि आप पहले इस्तेमाल कर रहे हो, आप यानी कि खर्चा कर चुके हो, और अब आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि आपको उसकी पेमेंट करनी है। तो दैट मीन्स खर्चा कर दिया है और पैसे देना बाकी है। ठीक है जी। प्रीपेड के अंदर क्या होता है, भाई पापा ने आपको एक नई प्रीपेड सिम दिला दी। आप सिम जब दिलाएंगे तो पहला रिचार्ज भी करवाना पड़ता है उसी दुकान वाले से। रिचार्ज भी कर दिया उसने। रिचार्ज के अंदर क्या चीज होती है कि अगले 28 दिनों तक आप अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकते हो, डेली अनलिमिटेड डेटा मिलेगा 1.5 जीबी का। तो आप अब तो फुल आराम से कितनी मर्जी किसी से ही बातें करो, कुछ भी करो। बेनिफिट है ना आपके लिए तो, क्योंकि पहले से ही पेमेंट हो रखी है उस चीज की। और जहां पर बेनिफिट वर्ड आ जाए तो वो एसेट से लिंक हो गया। तो ये चीज क्या हो गई, पैसे दे दिए हैं, अभी खर्चा करना बाकी। अगर आपने किसी को पहले से ही पैसे दे दिए, पेमेंट कर दिया, और अभी खर्चा करना बाकी है, तो वो आपके लिए एक बेनिफिट बन गया। क्योंकि अब आप जब चाहो तब वो एक्सपेंस कर सकते हो, और सामने वाले आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं आएगी कि भाई आपको पेमेंट करनी है, क्योंकि ऑलरेडी पेमेंट तो हो चुकी है। तो इसीलिए ये होते हैं आपके प्रीपेड एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस आपके एक एसेट होते हैं और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके लिए लाइबिलिटी बन जाते हैं। रीजन, इसमें खर्चा करना बाकी है जबकि पेमेंट हो चुकी है, और इसमें खर्चा कर दिया है, पैसे देना बाकी है, तो ये ऑब्लिगेशन बन गया। लास्ट वन आता है आप लोगों का अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम क्या होती है जी? अक्रूड इनकम बच्चे होती है कि आपने अर्न तो कर ली है वो इनकम, लेकिन वो इनकम अभी मिली नहीं है। दैट मीन्स अर्न कर लिया है बट अभी मिलना बाकी है। आप उस चीज को कमा चुके हो लेकिन वो चीज अभी आपको मिली नहीं है।
तो ऐसी इनकम को क्या बोलते हैं, अक्रूड इनकम। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, मैं कहता हूँ कि ना मैं किसी कंपनी के अंदर जॉब के लिए गया, ठीक है जी, मैंने वहां पर जॉब करना स्टार्ट कर दिया, 10 दिन मैं काम कर चुका हूँ, तो क्या ऐसा होगा कि भैया 10 दिन मैं कहूंगा जी मैंने 10 दिन काम कर लिया, मेरे को मेरी सैलरी दो? सैलरी तो आपको 1 महीना होने के बाद ही मिलेगी, जो सैलरी की डेट है तब मिलेगी। लेकिन वो 10 दिन जब मैंने काम कर लिया, तो 10 दिन का पैसा मैं अर्न कर चुका हूँ, बट वो पैसा अभी मेरे लिए मिलना बाकी है। तो जब मैं वो पैसा अगर अर्न कर चुका हूँ, तो वो पैसा मुझे ये तो पता है ना कि मिलेगा ही मिलेगा, तो इसीलिए उसको हम क्या मान लेते हैं, कि एसेट मान लेते हैं। होपफुली यहाँ तक आप सबको सारी चीजें क्लियर होंगी, और काफी सारे बच्चों के ये डाउट खत्म हो गए होंगे कि क्या चीज एसेट में आती है, क्या चीज लाइबिलिटी में आती है, क्या चीज इनकम होती है, क्या एक्सपेंस होते हैं, और क्या कैपिटल होती है। अगर ये सारी की सारी चीजें आपको समझ आ गई हैं, तो नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जिसके थ्रू आप जर्नल एंट्री कर सकते हो, वो क्लास आपको और अच्छे से समझ आएगी। तो मिलेंगे फिर अपनी अगली क्लास के अंदर, which is based on some rules of debit and credit and journal entry.